दुनिया भर की खबरों में आज देखिए, जंग से बर्बाद हो रही इजरायली इकॉनमी, घाटा कवर करने के लिए ज्यादा टैक्स लेने का प्लान, सैलरी वाले कामगारों पर तलवार, मजदूरी करने गए इंडियन क्रांतिवीरों का भी जीना होगा दुश्वार। गाजा में 4,95,000 से ज्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी के शिकार, भुखमरी से लगातार घट रहा वजन, एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे फलस्तीनी। उधर ईरान सऊदी अरब फिरा रहे करीब, तेहरान में दो बड़े लीडर्स की मुलाकात, रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। यमन के हाउथीज के हाथ लगी नई मिसाइल, इजरायली जहाज पर लगाया सटीक निशाना, लंबी दूरी की यह मिसाइल है बेहद खतरनाक। और बिग स्टोरी में आज देखिए, भारत ने इजराइल भेजे रॉकेट इंजन, बारूद और कई जंगी सामान। अल जजीरा ने किया पर्दाफाश करने का दावा, पार्लियामेंट में घिर सकती है मोदी सरकार। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 26 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। आज मेनली बात होगी सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट की। जिन्हें चीन, रूस और बाकी ममालिक की खबर देखनी है, मैं उनसे माफी चाहता हूं। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। आज बुध के रोज सहर के वक्त इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ऐलान किया कि उसने कब्जे वाले फलस्तीनी शहर अल रश जो कि इलाट का हिस्सा है, वहां वाइटल इजरायली टारगेट्स को निशाना बनाते हुए एक ड्रोन हमला किया है। एक बयान में, एक मुख्तसर से बयान में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह ऐलान किया कि यह ऑपरेशन गजा पट्टी के साथ यूनिटी दिखाने, यकजहती दिखाने और बच्चों और औरतों और बुजुर्गों समेत तमाम फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली कब्जे की या इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस की जो कार्रवाई जारी है, जो जेनोसाइड जारी है, उसके जवाब में किया गया है यह हमला। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली कब्जे वाले गढ़ों पर आगे भी हमले जारी रखने की कसम खाई है। अब बात यमन के हाउथीज की। यमन ने इजरायली जहाज पर एक ऑपरेशन में अपनी एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बेहद खतरनाक है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने अरब सागर में इजरायली जहाज MSC सारा वी को निशाना बनाने वाले एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने की जानकारी दी। जैसा कि वो वीडियोस के जरिए देते हैं, उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया। याह्या सारी ने खुलासा किया कि यह ऑपरेशन एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके किया गया था, जिसे कई टेस्ट के, कई परीक्षण के इसके बाद यमनी आर्म्ड फोर्सेस को सौंपा गया है और अब यह हमारे पास है, आगे हमले इससे हम करेंगे। याह्या सारी ने बताया कि लंबी दूरी की इस मिसाइल के हमले से टारगेट का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो बहुत तेज है, जाकर बिल्कुल सटीक जगह लगती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इजरायली फौज ने आज बुध के रोज भी गजा के कई इलाकों पर हमले किए और लोगों ने राफा में रात भर जबरदस्त लड़ाई की इत्तला दी। जंग की वजह से गजा में रसद और राशन के ट्रकों की एंट्री बैन है। बूढ़े, बच्चे, औरतें और नौजवान कई दिनों से भूखे हैं। भूख की एक दास्तान सुनकर शायद आपकी आंखें डबडबा जाएंगी। अभी अभी हमने ईद पर पेट भरकर ही नहीं बल्कि रूह भरकर खाने खाए हैं, मगर किबला अव्वल के मुहाफिज शदीद भूख से तड़प रहे हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में नीचे सीवियर फूड शॉर्टेज नाम से एक पैराग्राफ छपा है। इसमें गाजा में बढ़ रहे भुखमरी के असर का हिला देने वाला एक बयान दर्ज है। गौर से सुनिएगा। इसमें नॉर्थ गाजा में रहने वाले लोगों के हवाले से जो कहा गया है, उसे गौर से सुनने के बाद गजा के लोगों की हालत के बरक्स अपने पास कुछ चीजें कम होने का रोना रोने वालों को शायद यह एहसास हो सके कि उनके पास जो है वो कितना ज्यादा है, रब्बुल करीम ने उन्हें कितना नवाजा है। इस रिपोर्ट में नॉर्थ गाजा का एक बाशिंदा कहता है कि लगातार वजन गिरने की वजह से हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, हमारे चेहरे बदल चुके हैं। गजा सिटी के रहने वाले अबू मुस्तफा ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को चैट ऐप के जरिए बताया। वहां तो एजेंसी जाकर खुद अब इंटरव्यू नहीं ले सकती, मीडिया कर्मियों को भी जो है मार दिया जाता है हमलों में इजराइल के। खैर, गजा सिटी के रहने वाले हैं अबू मुस्तफा, उन्होंने रॉयटर्स को चैट में ये बताया, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को, कि हमारे पास सिर्फ आटा और डिब्बा बंद खाना है, इसके अलावा खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। कोई सब्जियां नहीं है, किसी तरह का गोश्त भी नहीं है और ना ही कोई दूध है। अबू मुस्तफा ने बताया कि मेरे वजन में 25 किलो से ज्यादा की कमी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि लोग सड़क पर मिलते हैं, मगर कई लोग वजन कम होने और ज्यादा उम्र का दिखने के चलते एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते।
एक ग्लोबल मॉनिटर ने मंगल के रोज बताया कि गजा पर अकाल यानी कहत का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूनाइटेड नेशंस और एड एजेंसीज की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी की एक अपडेट के मुताबिक गजा पट्टी में 4,95,000 से ज्यादा लोग खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी के सबसे खतरनाक लेवल का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप शिकायत नहीं, शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आपके पास जो है वो गजा के लोगों की बस तमन्नाओं तक ही महदूद है, बस ख्वाबों तक में ही आता है। आपके पास वो सब कुछ हकीकत में है। चलिए बात करते हैं बिग स्टोरी की। ये एक ऐसी स्टोरी है जो है गजा इजराइल के बारे में, लेकिन इससे हंगामा हिंदुस्तान में मच सकता है। भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। अल जजीरा न्यूज के मुताबिक उनके पास इसके सबूत हैं कि भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन एक्सप्लोसिव चार्जेस वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान यानी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है भारत ने इजराइल को। रिपोर्ट के मुताबिक, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के साहिल पर पहुंचा था। स्पेन ने इसे अपने यहां लेने से इनकार कर दिया, अपने पोर्ट पर लंगर डालने से आगे जाने से मना कर दिया। स्पेन की वामपंथी समर पार्टी ने कहा था कि इस बात के सबूत मिले हैं कि जहाज पर इजराइल के लिए जाने वाले हथियार लदे हुए थे। अब अल जजीरा ने इन दावों को कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज 2 अप्रैल को चेन्नई के साहिल से रवाना हुआ था, जो इजराइल के अशदोद पोर्ट जा रहा था। इजराइल के कब्जे वाला अशदोद पोर्ट गजा पट्टी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस जहाज ने इजराइल पहुंचने के लिए रेड सी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। वजह आप सब जानते हैं कि हूथीज वहां पर लगातार हमले करते रहते हैं, इसीलिए यह जहाज दूसरी तरफ से पूरा घूमते हुए स्पेन के साहिल की तरफ से जा रहा था। आगे अल जजीरा की रिपोर्ट जो बताती है वो बहुत सीरियस है, उसे ध्यान से सुनिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स के अलावा सभी वर्कर्स और एक्सपोर्ट से जुड़े अधिकारियों को, अफसरान को सख्त ऑर्डर दिए गए थे कि पूछताछ होने पर किसी भी हाल में इजराइल या वहां की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी IMI सिस्टम का जिक्र ना करें। ऐसी क्या बात है, क्यों नाम लेने से घबराया गया? अगर इस रिपोर्ट पर यकीन करें। इसके बाद 21 मई को भी भारत के एक कार्गो जहाज को स्पेन के कार्टाजीना पोर्ट पर रुकने की इजाजत नहीं मिली। स्पेनिश अखबार एल पाइस के मुताबिक मैरियन डेनिका नाम का जहाज 27 टन के विस्फोटक सामान यानी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के साथ इजराइल के हाइफा पोर्ट के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों, इस खबर के साथ एक और खबर चल रही है कि भारत सरकार इजराइल के कारगिल की जंग के दौरान मदद करने का एहसान चुका रही है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत ने कारगिल में पाकिस्तान के बेगुनाह औरतों और बच्चों पर इजराइल से मिले बम बरसाए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मुल्क की फौज और हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब यह रिपोर्ट इशारा कर रही है कि भारत से भेजे गए बारूद से इजराइल की फौज जरूर गजा में कत्लेआम मचा रही होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत की मोदी सरकार से संसद में अपोजिशन इसका जवाब जरूर मांगेगा कि निहत्थे फलस्तीनियों के कत्ल के लिए क्या उसने इजराइल को मौत का सामान भेजा या नहीं। यह कैसा एहसान था जो चुकाया गया? हम भी फिलहाल भारत सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यह खबर अल जजीरा की आई रिपोर्ट के हवाले से थी, लिहाजा वैसे ही सुना दी, अपने किसी शब्द का इसमें घालमेल नहीं किया। जंग से बर्बाद हो रही इजरायली इकॉनमी घाटा कवर करने के लिए ज्यादा टैक्स लेने का प्लान बना रही है। सैलरी वाले कामगारों पर तलवार लटक रही है। मजदूरी करने गए इंडियन क्रांतिवीरों का भी बुरा हाल हो सकता है, जो मोटी सैलरी का ख्वाब लिए इजराइल चले गए थे। बजट घाटे को दूर करने के लिए इजराइल इस महीने सैलरीड वर्कर्स पर ज्यादा टैक्स लगाने जा रहा है। ज्यादा टैक्स सैलरीड वर्कर्स पर। इजरायली अखबारों के मुताबिक गजा में जंग के चलते इजराइल का बजट घाटा बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने में मदद करने के लिए इजराइल की हुकूमत जून में सैलरी पर काम करने वाले लोगों पर एक एक्सेप्शनल टैक्स लगाएगी। इसे समझिएगा। रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह टैक्स सरकारी और प्राइवेट वर्कर्स की जून की सैलरी से काटी गई एक दिन की सैलरी के बराबर होगा, यानी यह एक्सेप्शनल है। और
یہ ایک ایڈیشنل بھی ٹیکس ہوگا ایک طریقے سے. اس کے علاوہ وہ باقی ٹیکس پہلے کی طرح ہی ادا کرتے رہیں گے. شاید بھارت سے کام کرنے گئے پرائیویٹ مزدوروں یا کامگاروں کو بھی یہ ٹیکس دینا ہوگا، ہے نا، دینا ہی پڑے گا. اسرائیل کی فائنانس منسٹری کے مطابق پچھلے 12 مہینوں میں اس کا بجٹ گھاٹا بڑھ کر 137.7 بلین شیکل یعنی $37 بلین ہو گیا ہے، جو اسرائیل کی جی ڈی پی کے 7.2% کے برابر ہے. یعنی غزہ کی جنگ نے اسرائیل کے جھاگ چھٹا دیے ہیں، اور اگر وہ لیبنان سے بھڑ گیا تو اسرائیل میں کئی لوگ پکوڑے والے کرانتی ویر بن سکتے ہیں. اب بات ایران سعودی عرب کی دوستی کی. ایران سعودی عرب پھر سے قریب آ رہے ہیں. تہران میں 2 بڑے لیڈرز نے ملاقات کی، رشتے مضبوط کرنے پر زور دیا، کہا بھائی تم ہمارے بھائی ہو. ایران کے فورن منسٹر علی بغیری کانی نے سعودی عرب اور ایران کے رشتوں کو اور زیادہ بڑھانے پر چرچا کرنے کے لیے تہران میں سعودی عرب کے ڈپٹی فورن منسٹر ولید بن عبد الکریم الخراجی سے ملاقات کی. خراجی ہوں گے، نقطہ ہوگا، خیر نقطہ وہی لگاتے ہیں، انہی کا ملکیت ہے. خیر، باگیری کانی نے کئی معاملوں میں دونوں ممالک کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے مضبوط ارادے پر زور دیتے ہوئے کہا، ہمارا ماننا ہے کہ اس پروسیس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی باگیری کانی کا اشارہ شاید امریکہ اور اسرائیل کی طرف تھا، جو کبھی نہیں چاہیں گے. ایسا کہا جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی ورلڈ کے 2 سب سے بڑے ملک قریب آئیں. یہ خبر بڑی مختصر سی چھپی، اندر اور کیا کیا بات ہوئی آئی ڈونٹ نو. خیر، فورن منسٹر لیول کے لوگ تھے، بہت بڑی بات تو نہیں ہوئی ہوگی لیکن بڑی باتیں ضرور ہوئی ہوں گی. بڑھتے آگے. لاکھوں یہودیوں کے قتل کی زمین جرمنی میں اب یہودیوں سے محبت کی مثال قائم کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب قانون لایا جا رہا ہے. اب سے جرمن سٹیزن شپ حاصل کرنے کی حسرت رکھنے والے ہر شخص کو کثرت سے دہرانا ہوگا کہ اسے اسرائیل سے محبت ہے. صحیح سنا ہے آپ نے. اب جرمنی کی سٹیزن شپ اسے ہی ملے گی جو لکھ کر باقاعدہ یہ اعلان کرے گا کہ وہ اسرائیل کا سپورٹ کرتا ہے. یہ خبر فائنینشل ٹائمز جو کہ دنیا کا بڑا اخبار ہے اس کے حوالے سے سامنے آئی. آپ کٹنگ دیکھ رہے ہیں. دوستو، جرمنی میں کل ایک نیا سٹیزن شپ قانون لاگو ہو گیا جس میں ایپلیکینٹس یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں سٹیزن شپ جرمنی کے مل جائے، ایپلیکینٹس کو، آویدن کرتاؤں کو اسرائیل کے وجود کے حق کو منظور کرتے ہوئے لکھت میں، ریٹن میں اس کا اعلان کرنا ہوگا. اگر کسی کو یہ شرط منظور نہیں ہوگی تو اسے جرمن سٹیزن شپ نہیں ملے گی. ایپلیکینٹس مسٹ ڈکلیئر دا اسٹیٹ آف اسرائیل's رائٹ ٹو ایگزسٹ. ٹھیک ہے. جرمنی کی انٹیریئر منسٹر نینسی فیزر نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی ہمارے اصولوں کو نہیں مانے گا اسے جرمن پاسپورٹ نہیں ملے گا. جرمنی کی انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں کرسٹل کلیئر ریڈ لائن کھینچ دی، بالکل صاف ستھری لال لکیر ہے، اور قانون کو پہلے سے کہیں زیادہ سخت بنا دیا ہے. کمال ہے نا کہ دنیا میں بات چل رہی ہے الگ اور آزاد فلسطین بنانے کی، اور جرمنی نے اسرائیل کے وجود کو قبول کرنے کے لیے ہی قانون بنا دیا ہے. کاش وہ فلسطین کے لیے بھی ایسا ہی کوئی قانون بنا پاتے، کیونکہ درد بھری باتیں تو وہ بھی کرتے ہیں. چلیے بڑھتے آگے. جرمنی سے جڑی ایک اور خبر کا ذکر کر لیتے ہیں. جرمنی کی فورن منسٹر اینا لینا بیئرباک نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ چھڑنے کے آثار کے بیچ ایک بے حد سنجیدہ وارننگ دی ہے. آپ بھی سنجیدگی سے سنیے گا. اینا لینا نے کہا کہ ایک اور جنگ کا مطلب ہوگا تباہی. ایک اور جنگ سے اس حد تک ریجنل ایسکیلیشن ہوگی جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی حالات اتنے بگڑیں گے کہ پاکٹ پھٹ جائے گی. جرمن فورن منسٹر نے بیروت اور یروشلم میں لبنانی اور اسرائیلی لیڈرز کے ساتھ بیٹھک کرنے کے ایک دن بعد بتایا کہ لبنان اسرائیل سرحد پر ٹینشن کم کرنے کے لیے گلوبل پاورز کی مداخلت کی ضرورت ہے. لیکن فی الحال تو زیادہ راکٹ حملے ہو رہے ہیں. دونوں طرف کی زیادہ تر آبادی یہ جنگ نہیں چاہتی، لیکن ہم پھسلتے جا رہے ہیں اور پورے ریجن پر بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے. یہ اینا لینا کا بیان تھا. انہی نے آگے کیا کہا ہے. اینا لینا نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ غزہ میں سیز فائر اگر ہو گیا تو ناردن اسرائیل میں امن آ جائے گا. یعنی اگر غزہ پر ظلم بند ہوا تو حزب اللہ بھی خاموش ہو جائے گا، اسرائیل نارتھ میں بچ جائے گا. اب بات ناروے کی. ناروے میں جہاں غزہ کے حق میں ایک بڑی امریکی کمپنی کو بہت بڑا جھٹکا دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے.
नॉर्वे के सबसे बड़े प्राइवेट पेंशन फंड KLP ने अमेरिकी इंडस्ट्रियल ग्रुप कैटरपिलर में करीब $70 मिलियन की अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। KLP ने फैसला इसलिए लिया है ये क्योंकि कैटरपिलर कंपनी के बुलडोजर और कुछ मशीनों का इस्तेमाल कब्जे वाले फिलिस्तीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन करके यानी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने के लिए किया जा रहा है। इस कंपनी के बुलडोजर से इजरायली फौज फिलिस्तीनियों के घरों, सड़कों और इमारतों को तोड़ रही है। नॉर्वे के सबसे बड़े प्राइवेट पेंशन मैनेजर ने आज बुध को जारी एक बयान में कहा कि बुलडोजर और दूसरी भारी मशीनरी के मैन्युफैक्चरर वेस्ट बैंक और गजा में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन और इंटरनेशनल कानूनों का वायलेशन करने में मदद कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, सोचिए और सोचिए, फिर से सोचिए। जब बड़े बड़े ताकतवर अरब मुल्क चुप हैं, चाप हैं, खामोश हैं, लेटे हैं, गजा की तबाही को खामोशी से देख रहे हैं, तब ये छोटे छोटे गैर मुस्लिम ममालिक कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि आज के ये अरब रुस्वा हो जाते हैं। मगर इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए, दुनिया भर की खबरों का आज का ये सफर यहीं थमता है। उम्मीद करते हैं काफी खबरें दे दी आपको। मिडिल ईस्ट के अलावा यूरोप भी मिला दिया। आज रूस चीन नहीं लाए, कुछ और ले आए, कल कुछ और ले आएंगे। बड़ी ईमानदारी और मेहनत से ये काम कर रहे हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, दुआओं में याद रखिए। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, आपके कमेंट से अंदाजा हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर सवालों की बातें हैं, कुछ वलवले हैं, वो चलते रहते हैं। खैर, सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।